आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए, इस वीडियो के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक नंबर 3 को, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 3 के बारे में और 3.1 टॉपिक पढ़ा था, और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पढ़ेंगे इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3.2। और इस टॉपिक का नाम है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट चल रहा था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो किस किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनका नज़रिया क्या था इस मूवमेंट के बारे में, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना था इस मूवमेंट के प्रति। तो देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे वो इस मूवमेंट में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनके बारे में, यानी कि उनका क्या नज़रिया था, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को, उनके आइडियल्स क्या थे और उनके लिए स्वराज शब्द का मतलब क्या था। इन चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कंट्री साइड इलाकों में, यानी कि जो देहाती या फिर रूरल एरियाज थे, जो रिच पेजेंट्स थे, यानी जो अमीर किसान थे, अमीर किसानों की कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि पाटीदार गुजरात में और उत्तर प्रदेश में जाट्स। तो देखिए, ये जो कम्युनिटीज़ थे ये इस पूरे मूवमेंट में बहुत ही एक्टिव थे, क्योंकि ये जो लोग थे ये कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। और जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और ट्रेड डिप्रेशन उसकी वजह से आया, तो इनकी जो इकोनॉमी थी या फिर इनका जो डेली लाइफ था ये बहुत ही प्रभावित हुआ था, क्योंकि जो ट्रेड डिप्रेशन था उसकी वजह से प्राइसेस फॉल हो चुके थे और डिमांड मार्केट में चीज़ों की बहुत ही कम हो चुकी थी। और जैसे जैसे उनकी जो कैश इनकम थी वो एक तरीके से गायब हो गई, उन्हें एक तरीके से ये इम्पॉसिबल दिखने लगा कि अब वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है या फिर टैक्स डिमांड है उसको एक तरीके से पूरा कर पाएँ। तो इस वजह से वे लोग जो थे, यानी जो किसान थे, वो गवर्नमेंट को एक तरीके से टैक्स देना उन्होंने मना कर दिया, और वो इस तरीके मांग कर रहे थे कि सरकार टैक्सेस को कम करे। लेकिन जो सरकार थी वो टैक्सेस को रिड्यूस करने से उसने मना कर दिया, और इस वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था सभी लोगों में लगभग। These rich peasants became enthusiastic supporter of the civil disobedience movement। तो देखिए, ये जो अमीर किसान थे ये लोग बहुत ही इंथुजियास्टिक हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर और बहुत ही अच्छी तरह से इसे सपोर्ट करने लगे। और इसके बाद इन्होंने अपनी कमेटीज़ बनाने लगी, और इसके बाद और जो लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही रिलेक्टेंट होते थे उनको बाइकाट प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व किया जाने लगा। और इसके बाद इनके लिए स्वराज के लिए फाइट करने का मतलब ये था कि ये जो हाई रेवेन्यू सरकार द्वारा लादा गया है गरीब किसान पर या फिर किसी भी किसान पर, उसके खिलाफ फाइट करना। तो स्वराज के लिए फाइट करने का मतलब इन किसानों के लिए क्या था? हाई रेवेन्यू के लिए, हाई रेवेन्यू के खिलाफ फाइट करना। लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिसअपॉइंट हुए, नाराज़ हुए, इन्हें बहुत ही बुरा लगा जब 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया, बिना कि रेवेन्यू रेट को एक तरीके से रिवाइज किए हुए। तो इस वजह से जब 1932 में दोबारा गांधी जी ने इस मूवमेंट को रिस्टार्ट किया, उस समय में इसमें इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और कहा कि नहीं, अब हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं गरीब किसानों के बारे में। यहाँ तो हमने ऊपर अमीर किसानों के बारे में देखा, अब हम देखते हैं गरीब किसानों के बारे में। तो जो गरीब किसान लोग थे वो केवल रेवेन्यू डिमांड को कम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे किसान जो थे वो टेनेंट्स के रूप में काम करते थे, यानी ज़मीन को किसान एक तरीके से रेंट पर लेकर काम करते थे लैंडलॉर्ड से, यानी ज़मींदार लोगों से। तो जैसे जैसे जो डिप्रेशन बढ़ता गया और कैश इनकम जो है वो काफ़ी घट गया और लोगों की इनकम काफ़ी कम हो गई, तो जो छोटे किसान थे जो कि छोटी छोटी ज़मीन किराए पर लेकर, रेंट पर लेकर खेती करते थे, उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया कि वो अपने रेंट को चुका पाएँ, अपने जो भाड़ा ज़मीन के लिए देना है उसको वो चुका पाएँ। तो इसलिए वो चाहते थे कि जितने भी अनपेड रेंट हैं जो कि लैंडलॉर्ड के पास जमा करने हैं, उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए, उन सभी को माफ़ कर दिया जाए। और उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, बहुत तरह के रेडिकल मूवमेंट्स को, जिसको कि जनरली सोशलिस्ट लोग या फिर कम्युनिस्ट लोग लीड करते थे, कांग्रेस नहीं। तो देखिए, जो इस तरह के जो इशूज़ थे, इस तरीके के इशूज़ को उठाने से कांग्रेस जो है वो बचती थी।
कैसे इशू जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं जो गरीब किसान है वो किसके खिलाफ एक तरीके से खड़े हो रहे हैं, तो वो अमीर किसान के खिलाफ या फिर जमींदार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके के मुद्दों में पड़ने से कांग्रेस खुद को बचाती थी। उसका रीजन ये था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोसाइटी का कोई भी एक तबका उससे अलग हो या फिर एक अलग धारा पकड़ ले। तो इस वजह से वो खुद को ऐसे मूवमेंट से अलग रखती थी। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अगर वो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होती जहाँ पर ये सोशलिस्ट या फिर जो कम्युनिस्ट है ये लोग इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो अमीर किसान थे वो कांग्रेस से नाराज हो जाते और उनसे वो एक तरीके से अलग हो जाते। और इस वजह से कांग्रेस नो रेंट पॉलिसी को या फिर नो रेंट कैंपेन जो चलाया जा रहा था इसको सपोर्ट करने से कांग्रेस ने मना कर दिया। तो इस वजह से हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो गरीब किसान था और कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन था वो एक तरीके से अनसर्टेन था और क्लियर नहीं था कि आखिर उनके रिलेशन में क्या होने वाला है। इसके बाद तो अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस क्लास के बारे में कि जो बिजनेस क्लास था उसने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया और उसका क्या रिएक्शन था। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं कि कैसे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेट करते थे। तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो आपने देखा था कि उसी समय में खिलाफत मूवमेंट और क्या कह सकते हैं असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उस समय में जो इंडियन मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए थे और वो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। और अब उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज़ के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था जिस उन पॉलिसीज़ के खिलाफ जो पॉलिसीज़ एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करती थी। वो लोग चाहते थे कि ऐसे प्रोडक्ट फॉरेन गुड्स जो थे जो कि फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते थे और उनके खिलाफ वो एक तरीके से प्रोटेक्शन चाहते थे फॉरेन गुड्स के खिलाफ कि मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट में अच्छी तरह से बिकने पाए। और वो चाहते थे कि जो रुपी और स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज है रेशियो उसको एक तरीके से ऐसा तय किया जाए जो कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करे। तो वो जो चीज़ चाहते थे वो अपने फेवर के हिसाब से चाहते थे कि हमें कुछ फ़ायदा हो इस हिसाब से। और बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की जिसे कि आज भी हम जानते हैं 1927 में। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि उनके जो डिमांड है या फिर उनकी बातें हैं उनको सरकार के सामने या फिर और अच्छी मजबूती से वो रख सके। तो देखिए इन क्या कह सकते हैं ये जो आपके फेडरेशन थे इनको एक तरीके से लेड कर रहे थे या फिर बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाया था वो था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कॉलोनियल इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और एक तरीके से अपना कमेंट करते थे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर जो कॉलोनियल पावर है उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था और इसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे थे और इसके साथ साथ वो फॉरेन गुड्स या फिर जो विदेशी सामान हो उसको खरीदने या फिर बेचने से भी उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया था। तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे उन्होंने स्वराज को एक ऐसे मूवमेंट के रूप में देखा जहां पर जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस है वो बिजनेस के ऊपर नहीं होगा और वो बहुत ही आसानी से क्या कहते हैं ट्रेड कर पाएंगे और इंडस्ट्री जो है वो बिना किसी रोक रुकावट के फ्लरिश करेगी और अपने आप को जिस तरीके से चाहेंगे वो चला सकेंगे। तो इस तरीके से उनका सोचना था। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया उसके बाद जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो अब उतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं थे जैसे कि वो पहली बार हुए थे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू हुआ था। उसका रीज़न ये था कि उन्हें डर लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगे और बिजनेस के लिए जो कि एक बहुत ही लंबा डिस्ट्रप्शन का एक रीज़न बन सकता है। इसके बाद वो इस बात से भी परेशान थे कि जो यंगर मेंबर थे कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे उनके भी सोशलिज्म की भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी और उनके ऊपर सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। इसके बाद
The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in the large number except in the नागपुर region। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था उसने क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर हम एक जगह छोड़ दें नागपुर रीजन को, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कांग्रेस के नज़दीक आते गए, कांग्रेस का समर्थन करने लगे, उसकी बातों को मानने लगे, लेकिन उसके मुकाबले जो वर्कर्स थे जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो एक तरीके से दूर वो हो गए। और इसके साथ ही कुछ वर्कर जो थे वो इसके साथ ही कुछ वर्कर्स थे जो जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एक तरीके से गांधीयन जो प्रोग्राम था या फिर गांधी जी की जो पॉलिसी थी उसको एडॉप्ट भी किया था, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स या फिर पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। तो इस तरीके से वो एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे या फिर गवर्नमेंट गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। और इसके बाद काफ़ी सारे स्ट्राइक्स हुए थे रेलवे वर्कर्स के 1930 में और डॉक वर्कर्स के 1932 में। 1930 में हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर माइन में, टीन माइन में, उन्होंने गांधी कैप्स पहना और उन्होंने प्रोटेस्ट रैलीज निकाले और बायकॉट कैंपेन्स किए। लेकिन जो कांग्रेस जो है वो काफ़ी रिलेक्टेंट थी वर्कर्स को अपने मूवमेंट में इंक्लूड करने से, क्योंकि उन्हें लगता था कि देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या फिर और जो दूसरे लोग हैं बिजनेसमैन हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं और जो एंटी इंपीरियल फोर्स है, एंटी ब्रिटिश फोर्स है, वो एक तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो इस वजह से जो कांग्रेस थी वो किसी भी हार्ड लाइन पॉलिसी को अपनाने से बच रही थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में हो चाहे वो किसी वर्कर के फेवर में हो। वो ऐसा चाहती थी कि सभी लोग जो है वो उसके साथ बने रहें और सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ए लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो देखिए जो दूसरा फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो यह है कि इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च कर रहे थे तो हजारों की संख्या में जो महिलाएं थी वो अपने घरों से बाहर आती थी, गांधी जी को सुनने आती थी और उन्हें उनकी बातों को सुनकर वो फिर वापस जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेज में भी पार्टिसिपेट किया था, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी पार्टिसिपेट किया था और भी जगहों पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन जो है नेशनलिस्ट प्रोसेशंस, वुमेन जो है यहाँ पर महिलाओं को देख सकते हैं जो कि नेशनलिस्ट प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड शॉप्स थे उनको भी एक तरीके से पिकेट करने में उन्होंने योगदान दिया था, महिलाओं ने योगदान दिया था। और बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी थी जो जेल भी जा चुकी थी। अर्बन एरियाज में जो महिलाएं थी वो हाई कास्ट फैमिली से आती थी जो जिन्हें की इतनी आज़ादी थी कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर इस तरीके के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती थी। रूरल एरियाज में ये जो महिलाएं जो इस तरीके के मूवमेंट में आती थी या फिर गांधी जी को सुनने आती थी या फिर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी, ये रिच पेजेंट हाउस होल्ड से आती थी, अमीर किसानों के घरों से आती थी और ये गांधी जी के बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते थे। और जैसे गांधी जी का मानना था कि देखिए महिला की क्या ड्यूटी होती है, तो वो नेशन को सर्व करना एक महिला की काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी होती है। एट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंजेस इन द वे पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। तो देखिए पब्लिक रोल में तो महिलाओं का रोल एक तरीके से बढ़ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो सोसाइटी का जो स्तर है यानी सोसाइटी का जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग कंडीशन है, ट्रेडिशन है, उसमें कोई रेडिकल चेंज आया है, कोई बड़ा चेंज आया है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। सोसाइटी जैसा पहले रहती थी वैसा आज भी रहती थी, अब भी रहती थी, इस मूवमेंट के पूरे मूवमेंट के बाद भी। गांधी जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस थे कि महिला की एक ड्यूटी है कि वो अपने घर का ख्याल रखे और अपने परिवार का ख्याल रखे, एक अच्छी माँ बने और अच्छी पत्नी के रूप में रहे। और काफ़ी समय तक जो कांग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट थी कि महिलाओं को किसी भी पोजीशन पर अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कोई भी अथॉरिटी का पोजीशन प्रोवाइड करें। वो सिर्फ उन्हें सिंबॉलिक प्रेजेंस के रूप में रखना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि हाँ हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं को हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन उसने रियलिटी में कोई ऐसा बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था जिससे कि कहा जाए वो महिलाओं के मूवमेंट के साथ है। इसके बाद अब हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3.3 द लिमिट्स ऑफ द
सिविल डिसोबीडियंस, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसके लिमिट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। सभी जो सोशल ग्रुप्स थे उनको ये कंसेप्ट ऑफ स्वराज जो है वो एक तरीके से हिला नहीं पाया था या फिर अपनी फेवर में नहीं कर पाया था। वैसा ही एक ग्रुप था देश का, वो था अनटचेबल्स का ग्रुप, जिन्हें कि अछूत हिंदी में कहा जाता है। तो 1930s के आसपास इन लोगों ने खुद को दलित कहना शुरू कर दिया था या फिर ओप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया था। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज। तो देखिए, काफी लंबे समय तक जो कांग्रेस थी उसने दलित को या फिर जो ऑप्रेस्ड लोग थे उनको एक तरीके से इग्नोर किया था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और उनसे नजदीकी बनाने से वो बचते रहे थे। उसका रीजन ये था कि कांग्रेस को लगता था कि इस बात की वजह से जो हाई कास्ट हिंदूज हैं वो उनसे छिटक सकते हैं और उनसे नाराज हो सकते हैं, उनसे अलग हो सकते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक वापस नहीं आ सकता, सैकड़ों सालों तक वापस नहीं आ सकता, जब तक हम अनटचेबिलिटी को हटा नहीं लेते या फिर उसे रिमूव नहीं कर लेते। और इसके बाद उन्होंने जो अनटचेबल पीपल थे उन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया, हरिजन कहना शुरू कर दिया। हरिजन का मतलब भगवान का पुत्र या फिर भगवान का बेटा, भगवान का चिल्ड्रन हम कह सकते हैं, भगवान का बेटा बेटी, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह काफी सारे किए ताकि उनकी जो एंट्री है टेम्पल्स में वो हो सके और पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स, इन सभी जगहों पर जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित लोग हैं, उनको एक स्थान मिल सके, उनको एक पोजीशन मिल सके। और उन्होंने खुद ही टॉयलेट साफ किए ताकि वो एक तरीके से भंगी लोगों के वर्क को डिग्निफाई कर सके। भंगी का मतलब सिंपली द स्वीपर्स होता है। और इसके बाद उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को परसुएट करना शुरू किया ताकि वो अपने हार्ट को चेंज कर सके और जो सीन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी अनटचेबिलिटी की जो प्रथा है उसको एक तरीके से त्याग दें, उसे हटा दें। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो दूसरा पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के ऊपर पड़े हुए थे जो कि उनके कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यानी वो गांधी जी के रास्ते पर नहीं चल रहे थे बल्कि कोई दूसरा रेडिकल सॉल्यूशन देख रहे थे ताकि उन अपने सोसाइटी की स्थिति को सुधार सके, अपने पोजीशन को सोसाइटी में वो सुधार सके। इसके बाद दलितों ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने रिजर्व सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिमांड करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करना शुरू कर दिया जिससे कि दलित मेंबर्स चुने जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। इसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उन्होंने बिलीव किया कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उनका ये मानना था कि इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से जो सोशल डिसेबिलिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उसको वो दूर कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। जो दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो काफ़ी लिमिटेड था और मेनली उन इलाकों में जैसे महाराष्ट्र, नागपुर में, जहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इसके बाद आगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज किया था, दलित या फिर जो अनटचेबल्स इन्हें ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में। इनकी महात्मा गांधी से एक तरीके से अनबन टाइप की हो गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया, अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया, तो गांधी जी ने एक तरीके से फास्ट टू अंतिम भूख हड़ताल पर वो बैठ गए और उनका मानना ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दलित के लिए अगर हम एक तरीके से लागू करते हैं या फिर एक तरीके से हम उस बात को मानते हैं तो उनका जो सोसाइटी में इंटीग्रेशन है, यानी सोसाइटी में जुड़ाव है अपर कास्ट के साथ या फिर दूसरे कास्ट के साथ, वो उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा और उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अम्बेडकर ने फाइनली गांधी जी के बात को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद पुनः पैक्ट किया गया गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 में। और इसकी वजह से जो डिप्रेस्ड क्लास था, जिन्हें की बाद में शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा, इन्हें रिजर्व सीट्स मिल गया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। लेकिन अब ये इन लोगों को जो वोटिंग होगा वो जनरल इलेक्टोरेट के अंदर ही होगा। जो दलित मूवमेंट था वो एक तरीके से कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट के अंदर ही रह गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस लेड मूवमेंट के अंदर ही रह गया। तो
कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में, वो एक तरीके से ल्यूकवार्म थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसके डिक्लाइन के बाद बहुत बड़ा एक तबका था मुस्लिम में जो कि खुद को एक तरीके से कांग्रेस से अलग फील कर रहा था। और 1920 मिड 1920s के बाद यानी करीब 1925 उसके आसपास से तो कांग्रेस जो है वो ज़्यादा विजिबल अब हो चुका था वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ, जैसे हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिस्ट ग्रुप से, जैसे कि हिंदू महासभा। तो ये साफ दिख सकता था कि कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी है। तो जैसे जैसे रिलेशन जो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में रिलेशंस खराब होते गए, तो अपने अपने जो कम्युनिटीज़ के मेंबर्स थे, जैसे हिंदूज़ के मेंबर, मुस्लिम्स के मेंबर, इन्होंने रिलीजियस प्रोसेशंस निकालना शुरू कर दिए विथ मिलिटेंट फर्वर। और इसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस को एक तरीके से प्रोवोक किया। बहुत सारे इलाकों में राइट्स हुए, बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सभी जो राइट थे वो एक तरीके से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे, दूरियां बढ़ा रहे थे, और उनके बीच में एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। The Congress and Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. And the important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही थी ताकि एक तरीके का अलायंस हो सके दोनों के बीच में। और 1927 में ऐसा अपेयर भी हुआ कि वो जो यूनिटी है इन दोनों के बीच में वो एक तरीके से बन भी सकती है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट ही हो जाएगी, ऐसा लगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे वो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, वो था कि भविष्य में जो इलेक्शन होना था उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था आगे के असेंबलीज के लिए, उसमें किस तरीके से असेंबलीज हो इस चीज़ को लेकर। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कि मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वो इस बात के लिए राजी थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड जो है उस बात को त्याग देंगे अगर मुस्लिम्स को ये बात अश्योर किया जाए कि सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट मिलेंगी और रिप्रेजेंटेशन जो है उनके पॉपुलेशन के हिसाब से होगा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, जैसे कि बंगाल और पंजाब में। इसके बाद नेगोशिएशंस जो थे इस क्वेश्चन को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर चलता रहा जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में बैठा, और तब तक ऐसा लगा कि ये सभी जो मसले हैं क्या कह सकते हैं हम, अलायंस बनाने का या फिर एकजुट होने का, ये सभी हो जाएगा। लेकिन जब 1928 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर ये एक तरीके से ख़त्म हो गया, एक तरीके से उसका अंत हो गया। उसका रीज़न ये था कि M.R. जैकर जो कि हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने इस आइडिया को एक तरीके से स्ट्रांगली अपोज कर दिया, उसकी निंदा काफ़ी कड़े शब्दों में उन्होंने शुरू कर दी और इस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे एक तरीके से सस्पिशन और डिस्ट्रैक्ट बने हुए थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में। लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ जाना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस से जो लोग अलग हो चुके थे, जो मुस्लिम्स अलग हो चुके थे, कांग्रेस का मुस्लिम का एक बड़ा तबका अलग हो चुका था, वो फिर से एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं था, संगठित विरोध के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे और इंटेलेक्चुअल जो थे, उनका ये कंसर्न था कि जो इंडिया होगा उसमें मुस्लिम जो होंगे वो एक माइनॉरिटी के स्टेटस में आ जाएंगे और इस वजह से उनका जो कल्चर है या फिर आइडेंटिटी है माइनॉरिटी के रूप में वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी या फिर उसको दबा दिया जाएगा जब हिंदू मेजोरिटी एक तरीके से हो जाएगी और उसका डोमिनेशन पूरे इंडिया के ऊपर हो जाएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक 4। नेक्स्ट टॉपिक को हम